अच्छा भाई, तो सिंगल लेयर एप्लीकेशन में हमने क्या देखा है कि आपके पास जो 3 लेयर है, प्रेजेंटेशन लेयर जिससे यूजर इंटरेक्ट करता है, बिजनेस लॉजिक लेयर जहाँ पर हमारी सारी लॉजिक लिखी हुई होती है, इफ एल्स व्हाइल डू व्हाइल जो कुछ भी हम लगाते हैं, डेटा लेयर जो हमारे डेटा पे काम करता है। ये तीनों लेयर्स अगर एक ही सिस्टम पे मौजूद हैं तो हमारे पास एप्लीकेशन सिंगल लेयर एप्लीकेशन कहलाती हैं, जैसे कि MP3 प्लेयर या फिर MS ऑफिस। ठीक है, उनका सारा का सारा डेटा एक ही सिस्टम में, सिंगल सिस्टम में मौजूद होता है, जहाँ से वो हर चीज को एक्सेस करते हैं और प्रिंट करवा रहे होते हैं। देन हमारे पास आती है टू टियर एप्लीकेशन। टू टियर एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है कि आपके पास जो आर्किटेक्चर है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक आपके पास क्लाइंट एप्लीकेशन है, क्लाइंट टायर है। सेकंड आपके पास डेटाबेस है यानी डेटा टायर है। क्लाइंट सिस्टम क्या करता है, आपकी दोनों चीजों को हैंडल कर रहा होता है, प्रेजेंटेशन को भी और एप्लीकेशन लेयर को भी। और एप्लीकेशन लेयर का दूसरा नाम अभी हमने डिस्कस किया था, बिजनेस लॉजिक लेयर को आप एप्लीकेशन लेयर भी कहते हैं। तो क्लाइंट सिस्टम आपका प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन लेयर दोनों को हैंडल कर रहा होता है, जबकि आपका जो सर्वर होता है उसके पास आपकी डेटाबेस लेयर होती है। ठीक है, मींस अगर मैं ये कहूँ कि भाई मेरे पास कोई ऐसी एप्लीकेशन है जो मेरे सिस्टम पे चलती है, लेकिन उसका जो डेटाबेस है वो मेरे पास क्लाउड पे कहीं मौजूद है, जिसको मुझे इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करना है। एप्लीकेशन मेरे सिस्टम में है, उसका सारा कोड वगैरह हर चीज मेरे सिस्टम में है, बट उसका जो डेटा है वो मेरे पास इंटरनेट से उठकर आ रहा है। तो ये हमारे पास टू टियर आर्किटेक्चर जो है वो कहलाता है। ठीक है, कि क्लाइंट के पास प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन लेयर है, और सर्वर जो है वो आपका डेटाबेस लेयर को एक्सेस कर। अच्छा, अब यहाँ पर जो कम्युनिकेशन होती है क्लाइंट सर्वर के दरमियान, कि वो आपस में जो है वो डेटा एक्सचेंज कर रहे होते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं और उसको एक्सेस कर रहे होते हैं। क्लाइंट क्या करता है, क्लाइंट सिस्टम सेंड करता है रिक्वेस्ट सर्वर को, और सर्वर जो है उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है और आपको जो है उसमें इन रिटर्न, इन रिस्पॉन्स जो है वो डेटा क्लाइंट सिस्टम को रिटर्न कर रहा होता है। क्लियर है? जी मिस। थर्ड हमारे पास है थ्री लेयर एप्लीकेशन, जिसमें प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर और डेटा लेयर, ये तीनों लेयर्स डिवाइडेड होती हैं। क्लाइंट सिस्टम जो है वो आपका प्रेजेंटेशन लेयर को हैंडल कर रहा होता है, एप्लीकेशन सर्वर आपके एप्लीकेशन लेयर को हैंडल कर रहा होता है, और आपका जो सर्वर है वो आपके डेटाबेस को हैंडल कर रहा होता है। कि आपकी तीनों लेयर्स डिवाइडेड हैं, तो ये आपके पास थ्री लेयर एप्लीकेशन कहलाती हैं। ठीक है, तमाम वेब एप्लीकेशन वर्क कर रही होती है थ्री टियर आर्किटेक्चर के ऊपर। ठीक, अब हमारे पास वेब पेजेस की कुछ टाइप्स हैं, स्टैटिक वेब पेजेस, डायनेमिक वेब पेजेस, इनको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, फिर ASP.NET MVC जो हमारे पास है, उसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं उनको थोड़ा सा व्यू करते हैं। देखो भाई, ASP.NET है क्या, एक सर्वर साइड टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू आप डायनामिक एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, इसको जो है वो .ASPX के वेब पेजेस होते हैं जो आपके जो है वो कंबाइन कर रहे होते हैं आपके सर्वर साइड कोड और आपके क्लाइंट साइड कोड दोनों को, और उसके थ्रू डायनामिक वेब एप्लीकेशन आप बना रहे होते हो। आपकी जो एप्लीकेशन होती हैं वो डिप्लॉय होती हैं किसी वेब सर्वर के ऊपर। ठीक है, अच्छा, देखो, वेब एप्लीकेशन, अभी हमने इतना लंबा सब कुछ डिस्कस किया कि हमारे पास वेब एप्लीकेशन को रन करने के लिए, उसे एग्जीक्यूट करने के लिए किसी सर्वर की ज़रूरत है, किसी वेब सर्वर की ज़रूरत है। ठीक है, अब वेब सर्वर अगर हम नॉर्मल देखें, हम गूगल वगैरह पे किसी चीज़ को जो है वो एक्सेस कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर हमारे पास .com.pk वाली जो हमारे पास साइट्स मौजूद होती है वो कहीं ना कहीं किसी एक लोकेशन के ऊपर डिप्लॉय हुई हुई है, वहाँ उनका सर्वर मौजूद है जहाँ पर उनकी तमाम चीज़ों को मैनेज किया जा रहा है, कि वो डेटा एक मेन सर्वर पे पड़ा हुआ है, और गूगल जो है वो उसको उस सर्वर से जाके एक्सेस करता है और हमें डेटा डिस्प्ले करवा देता है। तो अब वेब एप्लीकेशन जब हम रन कर रहे हैं लोकली, तो हमें भी किसी सर्वर की ज़रूरत है, एक ऐसा सर्वर जो हमारी उस एप्लीकेशन की चीज़ों को मैनेज कर सके। ठीक है, तो अब वो एप्लीकेशन की चीज़ों को यहाँ पर MVC में लोकली जो हम चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं, जिस वेब सर्वर को हम यूज़ कर रहे होते हैं, वो होता है IIS, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज। ठीक है, ये IIS लास्ट क्लास में भी बहुत दफ़ा नाम आया था, तो मैंने आप लोगों से यही कहा था कि इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब जब मैं एक वेब एप्लीकेशन अभी बनाऊंगी और उसको रन करूंगी, तो यहाँ पर आपको जो है वो इस लोकेशन पर नजर आ रहा होगा कि मेरा यहाँ पर एक IIS सर्वर जो है वो एक्टिव हो जाएगा, और वो मेरी एप्लीकेशन को जो है वो मैनेज कर रहा होगा। ठीक है, अब ये IIS है क्या, ये एक वेब सर्वर है, किसके लिए, विंडोज प्लेटफॉर्म के लिए, कि अगर आप MVC की एप्लीकेशन विंडोज पे रन कर रहे हो तो आपको वेब सर्वर की जरूरत पड़ेगी, जो कि कौन सा है, IIS, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज। अच्छा, ये चीज़ें वेब एप्लीकेशन का पूरा लाइफ साइकिल है, ये हम पहले भी देख चुके हैं। रिक्वेस्ट और रिस्पांस प्रोसेस क्या होता है कि ब्राउजर एक रिक्वेस्ट सेंड करता है, फिर वो रिक्वेस्ट सर्वर के पास आती है, सर्वर उस पर्टिकुलर फाइल को सर्च करता है, और सर्च करने के बाद वो इन रिटर्न रिस्पांस जो है वो उसको आपको वापस रिटर्न करता है। ठीक है, तो ये वाले पार्ट्स हम देख चुके हैं। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि भाई MVC क्या चीज़ है ना। तो ASP.NET MVC
एमवीसी क्या है? एमवीसी डिजाइन पैटर्न को फॉलो करता है। एमवीसी में जो 3 वर्ड्स हैं एम, वी और सी, उसमें क्या है? मॉडल, व्यू, कंट्रोलर। मॉडल क्या काम करता है? मॉडल जो है वो आपकी डोमेन से रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन को जो है वो मैनेज कर रहा होता है, मींस आपके एप्लीकेशन डेटा को काम कर रहा होता है। इसको सिमिलर, इसको इस तरीके से सपोज कर लो, जो काम आपकी डेटा लेयर करती है वो यहाँ पर आपका मॉडल है। ठीक है, मॉडल का मतलब है आपका डेटा। समझ में आ रही है चीजें या नहीं? जी मिस। जी मिस। बेटा रिस्पॉन्स देते रहो, अदरवाइज मुझे ये लगेगा कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। जो काम आपकी डेटा लेयर करती है वो काम एमवीसी के अंदर मॉडल करता है। मॉडल आपकी डेटा लेयर है। जो काम वहां पर प्रेजेंटेशन लेयर करती है वो काम यहाँ पर व्यू करता है। ठीक है, और जो काम वहां पर बिजनेस लॉजिक लेयर करती है वो काम यहाँ पर कंट्रोलर करता है। कंट्रोलर का काम क्या है? व्यू और मॉडल के दरमियान कम्युनिकेशन करवाना। व्यू का काम क्या है? डेटा को डिस्प्ले करवाना। पूरी एचटीएमएल की जो हैंडलिंग है, जो पूरा वो कोड हैंडल करता है वो व्यू करता है। मॉडल क्या करता है? डेटाबेस हैंडल करता है। अब वो डेटाबेस में से जो डेटा निकाल के जो व्यू पे डिस्प्ले होगा वो कैसे डिस्प्ले होगा, कौन से कॉलम में क्या डेटा डिस्प्ले करवाना है, किस टेक्स्ट बॉक्स से कौन सा डेटा रिसीव करना है, ये सारा काम कौन करता है? कंट्रोलर करता है। तो कंट्रोलर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो मॉडल और व्यू के दरमियान कम्युनिकेशन करवा रहा होता है। ठीक है, एमवीसी का सबसे मेन एडवांटेज ये है कि वो आपको सेपरेशन ऑफ कंसर्न प्रोवाइड करता है। सेपरेशन ऑफ कंसर्न का मतलब क्या है कि हमारे पास तीनों काम अलग अलग लेयर्स पर हो रहे हैं। हमारे पास सारा डेटा अगर मुझे मैनेज करना है तो मुझे मॉडल पे जाना है। अगर मुझे व्यू की चीजें मैनेज करनी है, मींस अपने डिस्प्ले पे काम करना है, तो मुझे व्यू पे जाना है। और अगर मुझे अपनी लॉजिक पे काम करना है तो मुझे कंट्रोलर पे जाना है। ठीक है, तो वो हमें प्रोवाइड करता है कि हम तीनों लेयर्स पे डिफरेंट, उससे अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पर काम कर सकते हैं। ठीक है, अलाउज वर्क ऑन इंडिविजुअल पीसेज ऑफ द सिस्टम इन आइसोलेशन। ये तीनों जो आपके पास लेयर्स हैं वो डिफरेंट अलग अलग लोकेशंस पे अलग अलग तरीके से रख दी गई हैं, तो आप क्या करें, उनको इजीली जो है वो मैनेज कर सकते हैं। फैसिलिटेट रीयूजेबिलिटी, कि आपने एक कोड एक दफा लिख दिया तो आप उसको मल्टीपल टाइम रीयूज कर सकते हैं। इंश्योर द मेंटेनेबिलिटी ऑफ अ सिस्टम, सिस्टम को इजीली मेंटेन किया जा सकता है। एक्सटेंसिबिलिटी, यूजर टू बेटर अंडरस्टैंड द सिस्टम, यूजर सिस्टम को ज्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकता है। ये एमवीसी पैटर्न होता है। एमवीसी पैटर्न, मॉडल, व्यू, कंट्रोलर। मॉडल के पास मेरा डेटाबेस मौजूद है, व्यू मेरा जो है वो सारी चीजें डिस्प्ले करवा रहा है, कंट्रोलर डिसाइड कर रहा है क्या चीज कहाँ डिस्प्ले होगी। यूजर की रिक्वेस्ट आई, यूजर ने कोई चीज रिक्वेस्ट की, यूजर ने कहा मुझे, फॉर सपोज मेरे पास एक स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम है, यूजर ने कहा मुझे स्टूडेंट का रिकॉर्ड देखना है। सही है, कंट्रोलर आएगा, मॉडल के पास जाएगा, यानी अपने डेटाबेस से कम्युनिकेट करेगा, कम्युनिकेट करके पूरे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड निकालेगा। वो सारा स्टूडेंट का रिकॉर्ड निकाल के अपने व्यू पे डिस्प्ले करवाएगा और ये व्यू इन रिस्पॉन्स यूजर को रिटर्न कर देगा। क्लियर है? जी मिस। जी मिस। जी मिस। ये हमारे पास इसका थोड़ा सा लाइफ साइकिल है। Involves the time from which the application process starts to execute IIS up to the time it cases। देखो होता क्या है, सबसे पहले हमारे पास रिक्वेस्ट आती है, वो रिक्वेस्ट हमारी राउटिंग फाइल के पास जाती है। वो राउटिंग फाइल डिसाइड करता है कि इसको कहाँ किस कंट्रोलर के पास भेजना है। ठीक है, फिर आपका वो पर्टिकुलर कंट्रोलर कॉल होता है, क्योंकि कंट्रोलर्स भी बहुत सारे बनेंगे ना यहाँ पे। ठीक है, वो राउटिंग फाइल के पास आता है, जो भी रिक्वेस्ट होगी। फॉर सपोज मेरे पास कोई 2 कंट्रोलर्स हैं इस वक्त, आसान करके थोड़ा सा समझ में अगर आ जाए तो, मेरे पास एक स्टूडेंट का कंट्रोलर है जो स्टूडेंट की चीजों को मैनेज करता है, एक फैकल्टी का कंट्रोलर है जो फैकल्टी की चीजों को मैनेज करता है। मेरे पास रिक्वेस्ट आई कि भाई स्टूडेंट का डेटा देखना है, तो यहाँ से राउटिंग फाइल से चेक होगा भाई स्टूडेंट का डेटा देखना है तो जो है वो स्टूडेंट का कंट्रोलर कॉल होगा। अगर फैकल्टी का डेटा देखना है तो फैकल्टी का कंट्रोलर कॉल होगा। ठीक है, यहाँ से उसने डिसाइड किया कौन सा कंट्रोलर कॉल होना है, उसने कंट्रोलर कॉल किया, कंट्रोलर कॉल हुआ। कंट्रोलर के अंदर हमारे पास होते हैं एक्शन मेथड्स। ठीक है, उस कंट्रोलर ने अपना पर्टिकुलर एक्शन मेथड कॉल किया, उस एक्शन मेथड ने अपना रिजल्ट जनरेट किया, यानी कि डेटाबेस से कम्युनिकेशन किया, अपना रिजल्ट जनरेट किया, वो चीज पास की व्यू इंजन को, और व्यू ने इन रिटर्न उसको जो है वो रिजल्ट डिस्प्ले करवाया। इसकी एक बेहतर डायग्राम मैं आपको अगर दिखाऊं तो वो ये है। ठीक है, यहाँ से आपको चीजें मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी। देखो हमारे पास ब्राउजर है,
ब्राउजर से आपने कोई रिक्वेस्ट सेंड की कि भाई आपको क्या चीज़ व्यू करनी है, आपको क्या चीज़ जो है वो देखनी है, ठीक है। वो रिक्वेस्ट आपके MVC फ्रेमवर्क के अंदर सबसे पहले आती है राउटिंग इंजन के पास। राउटिंग इंजन के अंदर ये चीज लिखी हुई होती है कि भाई आपको किस तरीके से राउटिंग परफॉर्म करनी है, ये उन चीजों को मैनेज कर रहा होता है। वो राउटिंग इंजन वो रिक्वेस्ट पास करता है राउट कॉन्फ़िगरेशन को। राउट कॉन्फ़िगरेशन में चेक होता है कि किस पर्टिकुलर कंट्रोलर को कॉल किया जा रहा है। तो यहाँ पर डिसाइड होता है कि क्या वो कंट्रोलर मौजूद है जिसके बारे में कॉलिंग हो रही है। अगर वो कंट्रोलर मौजूद है तो उस कंट्रोलर को रिक्वेस्ट पास कर दी जाएगी। अगर वो कंट्रोलर मौजूद नहीं है तो यहीं से आपको रिस्पॉन्स दे दिया जाएगा कि भाई कंट्रोलर मौजूद नहीं है। अगर वो पर्टिकुलर कंट्रोलर मौजूद है तो आगे क्या काम होगा। अगर वो पर्टिकुलर कंट्रोलर मौजूद है, उस कंट्रोलर को रिक्वेस्ट दी गई, उस कंट्रोलर ने जाके डेटाबेस से कम्युनिकेशन परफॉर्म की। उस कम्युनिकेशन के अंदर जो कोई भी डेटा उसको रिक्वायर्ड था वो सारा डेटा उसने वहां से फैच किया, इंसर्ट अपडेट जो कुछ भी काम उसने करना था वो सारा उसने काम किया। काम करने के बाद जो भी उसके पास उसका रिजल्ट आया वो रिजल्ट उसने अपने व्यू इंजन को दिया। व्यू इंजन ने उसको पूरा प्रोसेस किया, यानी कि पूरा डिस्प्ले करवाया जहां जहां उसको चीजें सेट करनी थी। उसके बाद उसने वो कंट्रोलर को दिया, कंट्रोलर ने वो रिस्पॉन्स में हमें वापस कर दिया। क्लियर है? जी मिस। ये फर्दर अभी जब हम एप्लीकेशन एग्जीक्यूट करेंगे, जब हमारी एप्लीकेशन इन रनिंग पे आएगी तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी। वो टेक्नोलॉजीज जो हम इस MVC के साथ यूज कर रहे होंगे, हम जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे होंगे, हम jQuery यूज कर रहे होंगे, एजेक्स यूज कर रहे होंगे, IIS और विंडोज ऐसे और। अच्छा, जावास्क्रिप्ट पढ़कर आ रहे हो, आई गेस कोई इशू नहीं होगा। jQuery भी पढ़कर आ रहे हो, कोई मसला नहीं होगा। ऐसे ही है। जी मिस। जी मिस। एजेक्स हम अभी आगे पढ़ेंगे तो ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। इस एजेक्स के अंदर से भी जावास्क्रिप्ट, देखो इसकी फुल फॉर्म क्या है, एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड XML। XML हमने पढ़ी हुई है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट भी हमने पढ़ी हुई है, तो एजेक्स हमें मुश्किल नहीं होगी, हम इजीली एजेक्स को भी अंडरस्टैंड कर लेंगे। देन हमारे पास है IIS। IIS क्या है? एक जो है वो सर्वर है, जिस वेब सर्वर जिसके थ्रू हमारी एप्लीकेशंस रन हो रही होती हैं, ठीक है। बस थोड़ा सा इस IIS का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं और फिर उसके बाद अपनी एप्लीकेशन पे वापस आते हैं और अपना कोड स्टार्ट करते हैं। तो भाई IIS है क्या? ASP.NET एप्लीकेशन को वेब सर्वर की ज़रूरत होती है जिसके थ्रू अपनी HTTP रिक्वेस्ट को हैंडल करता है और उनका रिस्पॉन्स जनरेट करता है। क्योंकि वही ना, वेब सर्वर के ऊपर हमें काम करना है, तो अभी तो हमारे पास एप्लीकेशन डिप्लॉय नहीं है। हमारे पास जब एप्लीकेशन डिप्लॉय नहीं है तो हमें किसी ना किसी सर्वर की ज़रूरत है जिससे हम कम्युनिकेशन परफॉर्म कर रहे हो, तो वो वेब सर्वर है। यहाँ पर हमारे पास IIS होता है। जब हम कोई रिक्वेस्ट सेंड करते हैं वेब पेज के लिए किसी ब्राउजर के ऊपर तो हम URL लिखते हैं, ठीक है। अभी जब मैं MVC की URL हम लिखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास लोकल होस्ट आ रहा होता है। अगर याद हो तो इस HTTP की जगह जब हमने वेब फॉर्म भी रन किया था तो हमें लोकल होस्ट के साथ कॉलन के बाद एक नंबर मिल रहा होता है, ठीक है। तो हमारी रिक्वेस्ट जो है वो लोकली चल रही होती है। फिर उसके बाद जो भी हमारी एप्लीकेशन होती है उसका नाम और हमारे पेज का नाम आ रहा होता है, ठीक है। तो ये इसी तरीके से हमारे पास अभी एक URL बनेगी। इस URL को IIS जो है वो अपने पास हैंडल करता है। IIS एक प्रोडक्ट है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, माइक्रोसॉफ्ट ने इसे डिज़ाइन किया है ताकि आप इसके थ्रू जो है वो हाई स्पीड और सिक्योरली इंफॉर्मेशन को सेंड कर सकें और उसके ऊपर काम कर सकें। ये बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप इंटरनेट स्टैंडर्ड्स को, जो चीज़ें आपके पास इन एक्चुअल लाइफ उसमें परफॉर्म हो रही होती है सर्वर के ऊपर, ये उन चीज़ों को आपको जो है वो डिज़ाइन करके दे रहा होता है। इसके अंदर इसके कुछ मॉड्यूल्स हैं कि कंटेंट है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, कंप्रेशन, कैशिंग मॉड्यूल, लॉगिंग, डायग्नोस्टिक, ये सब थ्योरेटिकल चीज़ें हैं। पहले हम एक कोड करते हैं ताकि आपको थोड़ी सी URL समझ में आए। एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर रही हूँ। अच्छा, अब प्रोजेक्ट थोड़ा डिफरेंट तरीके से क्रिएट होगा। विजुअल C#, यहाँ से आप वेब पर आ जाएं डायरेक्टली तो आपको वेब मिल जाएगा, अदरवाइज यहाँ से भी आओगे तब भी वही ASP.NET वेब एप्लीकेशन। ये वाला पार्ट तो वही है जो हमने प्रीवियसली क्रिएट किया कर चुके हैं हम ना, जिस पे काम। यहाँ मैं फोल्डर क्रिएट कर लेती हूँ। अच्छा, ठीक है, ओके किया। अब यहाँ से हम पहले ले रहे थे एम्प्टी और वेब फॉर्म, याद है ना। फिर हमने सेकंड टाइम पे क्या किया था, हमने डायरेक्ट वेब फॉर्म लेना शुरू कर दिया था। अब हमारे पास ऑप्शन है कि हम यहाँ पर MVC को यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, स्टार्टिंग में तो हम एम्प्टी वाले पे काम करेंगे, फिर हम MVC के बने बनाए टेम्पलेट को लेंगे। अगर मैं एम्प्टी MVC लेती हूँ, या चलो एक बना बनाया MVC भी ले लेते हैं। पहले मैंने MVC लिया, यहाँ से MVC पे चेक लगा हुआ है, मैंने इसको ओके क्लिक कर दिया, ठीक है। तो देखो इस एप्लीकेशन में क्या क्या बनकर आएगा। अब ये चीजें तो याद है ना, MVC की फुल फॉर्म। मॉडल व्यू कंट्रोलर। उम्मीद जरा माइक खोलो। मॉडल क्या काम करता है? उम्मीद मॉडल क्या काम करता है?
करीब कॉन्फ़िग फाइल यहाँ हमारे पास मौजूद है। डिफरेंट फोल्डर्स हैं। ऐप डेटा के अंदर डेटा आएगा, ऐप स्टार्ट के अंदर कुछ स्टार्टिंग फाइल्स होती हैं। यहाँ पर हमारे पास राउट डॉट कॉन्फ़िग फाइल है, जिसको अभी हम थोड़ी देर पहले डायग्राम में डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास किस तरीके से हमारा राउट रन होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास राउट डॉट कॉन्फ़िग में लिखा हुआ होता है। अभी ये एक चीज़ समझ में आएगी, जरा 2 क्लासेस गुजर जाएं फिर आपको समझ में आएगा, आप इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, देन हमारे पास यहाँ पे देखो कंटेंट का फोल्डर है। कंटेंट के फोल्डर को भी हम पहले देख चुके हैं कि इसके अंदर हमारे पास बूटस्ट्रैप रखी हुई होती है। ठीक है, स्क्रिप्ट का फोल्डर है। स्क्रिप्ट के फोल्डर के अंदर सारी जेएस जेक्यूरी वगैरह की फाइल्स रखी हुई होती है। ठीक है, देन हमारे पास कंट्रोलर का फोल्डर है, मॉडल का फोल्डर है और व्यूज का फोल्डर है। ये 3 फोल्डर हैं जो हमें नए मिले हैं, एक कंट्रोलर, एक मॉडल और एक व्यू। ठीक है, इसके अलावा फॉन्ट के फोल्डर के अंदर वही जेक्यू उसके बूटस्ट्रैप की जो ग्लिफ आइकन वगैरह हैं वो तमाम चीजें पड़ी हुई हैं। ठीक है, और ये तमाम फाइल्स भी हम पुरानी देखते हुए आ रहे हैं। जो अभी हमें नए फोल्डर्स मिले हैं, कंट्रोलर, मॉडल और व्यू। ठीक है, इन तीनों फोल्डर्स को डिस्कस करते हैं। मीटिंग एंड होने वाली है तो दोबारा ज्वाइन कर लो, फिर इन तीनों फोल्डर्स को एक एक करके डिस्कस करते हैं।